एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप सभी क्लास 12th में हो तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के 500 से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कवर कराने वाला हूं। एंड जितने सारे भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं वो सारे के सारे आपके पीवाक्यूज होने वाले हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, और आप सभी को पता है कि जो आपका बिहार बोर्ड है वो भैया नए नए क्वेश्चन बनाने में बहुत कम ध्यान देता है। ठीक है, एंड जितने सारे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को वो भैया बार बार रिपीट करता है आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो भैया आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है पीवाक्यू क्वेश्चंस वो आपको भी पता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सके पीवाक्यू क्वेश्चंस लगाओ, बिकॉज आज से 1 से 1.5 महीने बाद, कह लो मैक्सिमम 2 महीने बाद आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है फरवरी 2026 में। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के 500 से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो 500 प्लस पीवाक्यू का ये जो हमारा सीरीज चल रहा है ना, जिसमें से ये आपका पार्ट 3rd वीडियो होने वाला है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 1 से लेके 50 तक हमने पीवाक्यू क्वेश्चंस देख लिया है। ठीक है, पार्ट 2 में भैया हमने 51 से लेके 100 तक मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया है। एंड आज के इस क्लास में यानी कि जो आपका पार्ट 3rd है, ठीक है, पार्ट 3rd में हम लोग 101 से लेके हम लोग 150 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जितने पार्ट पॉसिबल हो पाए उतने पार्ट में मैं आपको 500 से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाक्यू क्वेश्चंस कवर कराने वाला हूं। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओगे वहां पे भैया मिल जाएगा 500 प्लस पीवाईक्यू एमसीक्यू फिजिक्स का। ठीक है, तो वहां पे आप सभी देख लेना, प्लेलिस्ट पे आप पार्ट 1 पार्ट 2 करके इस तरीके से वीडियो देख सकते हो। पहले इस वीडियो को देख लो, देन उसके बाद पार्ट 1 को भी देख लेना, पार्ट 2 को भी देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपस में वीडियो किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये जितने सारे भी क्वेश्चन है वो मिक्स है। ठीक है, आपके होल के लेवल से जितने सारे भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्या है, मिक्स है। चलिए जी शुरू करते हैं। उससे पहले मैं फोन को थोड़ा सा साइलेंट कर ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि आज के क्लास का पहला क्वेश्चन यानी कि 101। ठीक है, चलिए जी पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 101। विद्युत चुंबकीय तरंग को कैसे ध्रुवित किया जा सकता है? हाउ कैन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी पोलराइज? ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग को कैसे ध्रुवित किया जा सकता है? क्या लेंस के द्वारा, दर्पण के द्वारा, या फिर पोलरॉइड के द्वारा, या फिर प्रिज्म के द्वारा? तो विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जाता है पोलरॉइड के द्वारा। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 102। यंग के विचित्र प्रयोग में किस पथांतर पर व्यतिकरण नहीं होता है? ठीक है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस डज नॉट ऑक्यूपाई व्हिच पाथ डिफरेंस? देखिए, इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण नहीं होने के लिए आपका जो व्यतिकरण है वो आपका डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण आपका होना चाहिए। और जब व्यतिकरण आपका डिस्ट्रक्टिव होता है, जब इंटरफेरेंस आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, देन उसका जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है n प्लस में 1/2। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में लैम्डा होता है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, नीचे अगर आप एलसीएम लोगे तो नीचे तो हो जाएगा भैया 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस में 1, एंड यहाँ पे तो आपका लैम्डा है ही। मल्टीप्लाई करोगे प्रॉपर सभी से, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n लैम्डा प्लस में 1/2। ठीक है, या फिर लैम्डा को आई थिंक मैं बाहर ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो 2n प्लस में 1, ठीक है, लैम्डा अपॉन में 2, यानी कि भैया डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कहता है, आप सभी ध्यान से देखिएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश किरणें किसी तीखे कोर पर मुड़ती है, ठीक है, जब प्रकाश किरणें किसी तीखे कोर पे मुड़ती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो आपका कहलाता है विवर्तन यानी कि डिफ्रेक्शन। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 104। दो तरंगों का आयाम आपको दे रखा है 4:3। ठीक है, यानी कि दो एम्पलीट्यूड का आपको रेशियो दे रखा है 4:3। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा? ठीक है, यानी कि महत्तम व न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा? देखिए, अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि जो आपका पहला एम्पलीट्यूड है, ठीक है, देन उसके बाद जो आपका दूसरा एम्पलीट्यूड है इसका आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब अगर आपको मिनिमम चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपको मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए उसके लिए जो आपका पहला एम्पलीट्यूड है देन उससे आप क्या कर दो, दूसरे एम्पलीट्यूड को घटा दो एंड उसके बाद आप इनका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो भैया आपको मिल जाएगा, मैक्स भी मिल जाएगा, मिन भी मिल जाएगा। मैक्स का ये फॉर्मूला है, मिन का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, है ना। A1 की वैल्यू आपके सामने 4 दी गई है, A2 की वैल्यू आपके सामने 3 दी गई है। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट करोगे तो उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए अगर मैं करूं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 प्लस में 3 का होल स्क्वायर करूंगा यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि 49। ये आपका हो गया मैक्स इंटेंसिटी। ठीक है, उसके बाद मैं मिनिमम के लिए ट्राई करना चाहूंगा, तो मिनिमम के लिए यहाँ पे हो जाएगा 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। 4 माइनस 3 यानी कि 1, 1 का स्क्वायर करोगे आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, ये आपका हो गया मेन इंटेंसिटी।
यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम का जो आपका रेशियो आएगा वो आएगा 49:1, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसको नहीं समझाया जा सकता। देखो पहले मेरी बात सुनो, ठीक है। प्रकाश को भैया दो रूप में जाना जाता है, ठीक है। पहला तो प्रकाश को समझा जाता है कि भैया प्रकाश आपका कण भी है और प्रकाश आपका एक तरंग भी है, ठीक है। प्रकाश दोनों रूपों में मौजूद है हमारे इस पृथ्वी पे, धरती पे, ठीक है, इस पूरे ब्रह्मांड में बोल सकते हो। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसको नहीं समझा जा सकता। जब आप प्रकाश को तरंग मान के चलोगे ना, जब आप प्रकाश को तरंग मान के चलोगे तो भैया परावर्तन समझा जा सकता है, ठीक है। परावर्तन को समझा गया भी है ना, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट देखोगे ऑलरेडी बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया है इस चीज को, ठीक है। अपवर्तन को भी समझा गया, ठीक है। विवर्तन को भी, डिफ्रैक्शन को भी समझा गया। बट अगर आप प्रकाश को तरंग के रूप में मान रहे हो तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा गया। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 106। कौन सी परिघटना दर्शाती है कि प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग है। विच फिनोमिना शो दैट लाइट इज ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अगर आपको शो करना है कि आपका प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, देन वो कौन सी परिघटना है जो कि इस चीज को प्रॉपर प्रूव करती है। प्रकीर्णन नहीं, विवर्तन नहीं, व्यतिकरण नहीं, ध्रुवन यानी कि पोलराइजेशन, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 107। 107 कहता है कि माध्यम का अपवर्तनांक अगर m है, ठीक है। बाय द वे म्यू से सूचित किया जाता है इसे, ठीक है। यहाँ पे एम नहीं होगा, म्यू ही होना चाहिए, बट मान रहे हो तो क्या ही फर्क पड़ता है, रिलेशन हमें बताना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माध्यम का अपवर्तनांक आपका म्यू है, तरंग दैर्घ्य आपका है लैम्डा। तो इनमें क्या संबंध होता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप म्यू की वैल्यू बढ़ाओगे तो आपका लैम्डा का मान घटेगा। यानी कि अगर आप अपवर्तनांक को बढ़ाते हो तो जो आपका तरंग दैर्घ्य है वो आपका कम होता है। यानी कि दोनों में भैया इनवर्स रिलेशन होता है। तो ओवरऑल आप ऐसा कह सकते हो कि जो म्यू है ना, डायरेक्टली व्युत क्रमानुपाती होता है किसके, इस लैम्डा के, ठीक है। यानी कि जो आपका अपवर्तनांक है वो व्युत क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्घ्य के, वेवलेंथ के। तो भैया कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 में लैम्डा होना चाहिए था भाई, ठीक है। यहाँ पे आपका म्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष किस प्राकृतिक उदाहरण है, मतलब किसका प्राकृतिक उदाहरण है। रेनबो इज अ नेचुरल एग्जांपल ऑफ अपवर्तन नहीं, परावर्तन नहीं, अपवर्तन परावर्तन प्लस में वर्ण विक्षेपण। जब ये तीनों घटना एक साथ घटती है देन आपका रेनबो बनता है, यानी कि इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 109। 109 क्या कहता है, ध्यान से आप सभी देखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवन कैसे किया जाता है, पोलराइड द्वारा। आई थिंक पहला क्वेश्चन भी यही था, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 110 यानी कि 110। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका जो वेवलेंथ है, इसका जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या होता है, व्हेन लाइट इंटरैक्ट एंड ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर आंकड़े पूर्ण नहीं होता है, ठीक है। तो जब प्रकाश आपका कांच में प्रवेश करता है देन इसका जो तरंग दैर्घ्य है वो आपका डिक्रीज होता है, घटता है। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। सही हो जाएगा तो भैया मुस्कुरा दो इसी बात पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 111 यानी कि 111, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मृग मरीचिका जिसे हम लोग इंग्लिश में मिराज बोलते हैं, कारण क्या होता है, मिराज ऑक्यूर ड्यू टू, ठीक है। किसके कारण आपका ये परिघटना देखने को मिलता है। अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन या फिर व्यतिकरण। तो अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 112 कि आसमान नीला क्यों दिखता है, ठीक है। व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लू। ये तो भैया बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन बहुत मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू था क्लास 10th के लिए भी, ठीक है। तो आसमान का नीला रंग दिखाई पड़ने का जो कारण होता है वो होता है आपका स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 113, ठीक है। 113 113 क्वेश्चन क्या कहता है कि सूर्य के प्रकाश में दिखने वाली काली रेखाएं क्या कहलाती है। द डार्क लाइन प्रेजेंट इन द सोलर स्पेक्ट्रम आर कॉल्ड क्या कहलाती है, फ्रॉनहोफर रेखाएं कहलाती है या फिर टेल्यूर की रेखाएं कहलाती है या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य के प्रकाश में जो दिखने वाली काली रेखाएं होती है वो आपकी फ्रॉनहोफर रेखाएं कहलाती है। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिज्म में न्यूनतम विचलन किस रंग के लिए होता है, ठीक है। सबसे कम जो विचलन होता है वो आपका होता है लाल रंग के लिए, रेड रंग के लिए। और सबसे ज्यादा देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे कम विचलन की अगर बात करी जाए, सबसे कम तो वो होता है आपका लाल रंग के लिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर विचलन की बात करी जाए वो होता है आपका बैगनी कलर के लिए, ठीक है। ओके। प्रिज्म में न्यूनतम विचलन किस रंग के लिए होता है, वो आपका होता है न्यूनतम यानी कि कम, ठीक है, वो होता है लाल के लिए। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाए।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 105, ठीक है, यानी कि 115 क्वेश्चन नंबर। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा मैं पेन की कलर का कलर नहीं, वेट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कहा जाता है, लेकिन भैया 115 यानी कि 5 6 7, अगर आप तीनों का ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा भैया 7। बोले जो कोयल बागों में, फॉर अ रीजन। धोनी के फैन लाइक करो वीडियो को अभी, ठीक है। और कोहली के फैन क्या करोगे, कमेंट करो, ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ो। इस तरीके के काफी सारे वीडियोस आपने देखा होगा, है ना। धोनी के फैन हो तो ये करो, कोहली के फैन हो ये करो, आपस में लड़ते रहते हैं भाई, ठीक है। आईपीएल स्टार्ट होने वाला है बाय द वे मार्च में, ठीक है। कोई नहीं, हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दृश्य स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, ठीक है। दृश्य स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंग दैर्घ्य आपका होता है रेड कलर का, लाल कलर का, और सबसे कम जो आपका तरंग दैर्घ्य होता है वो होता है आपका बैगनी कलर का, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी। सूर्य का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इज क्या होता है, सतत होता है, रैखिक होता है, काली रेखाओं का होता है, या फिर काली पट्टी का होता है। तो सूर्य का स्पेक्ट्रम आपका होता है सतत, यानी कि कंटिन्यूअस। तो भैया ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 1 करना 117 है ना, 117। भाई क्या हुआ, सेम ही है, ठीक है। 117 कहा जाता है कि सतत स्पेक्ट्रम किसमें पाया जाता है, ठीक है। सतत स्पेक्ट्रम किसमें पाया जाता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन फ्रॉम गरम ठोस में, गैस में, या फिर डिस्चार्ज ट्यूब में, या फिर सोडियम लैब में। तो जो आपका सतत स्पेक्ट्रम है वो आपका पाया जाता है गरम ठोस में। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 118 नंबर कि बैंड स्पेक्ट्रम किस में मिलता है, बैंड स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन फॉर्म, परमाणु में, अणु में, ठोस में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो आपका मिलता है भैया अणु में, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर भैया 119, ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिडबर्ग नियतांक का क्या मात्रक होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है हमेशा याद रखिएगा 1 अपॉन में मीटर, यानी कि मीटर जब आपका ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि भैया बताओ कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको बताना होगा क्या होता है, मीटर, यानी कि पर मीटर होता है मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 120 नंबर कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सबसे कम कोनिएशन वेग क्या होगा। देखो बोर के सिद्धांत के अनुसार जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एन एच, ठीक है, एन एच अपॉन में 2 पाई। क्या होता है, एन एच अपॉन में 2 पाई, बोर के सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ पे एच आपका होता है प्लांक कांस्टेंट, 2 पाई तो ऑलरेडी आपका कांस्टेंट है, ठीक है। बात करी जाए एन की, तो n आपका शो करता है कौन सा कक्षा है, n बराबर 1 मतलब पहला कक्षा है, n बराबर 2 मतलब दूसरा कक्षा है। ये चीजें शो करता है कक्षा को, ठीक है। अब भैया सबसे कम अगर आपको कोणीय संवेग चाहिए, यानी कि n बराबर 1 पुट करोगे, यही तो आपका होगा मिनिमम, यानी कि न्यूनतम कक्षा या फिर पहला कक्षा कह लो, ठीक है। तो n बराबर जब यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तभी आपको कोणीय संवेग सबसे कम यानी कि न्यूनतम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो आपके सामने फॉर्मूला बचेगा h अपॉन में 2 पाई, h अपॉन में 2 पाई। और यहाँ पे जेस्ट का मतलब होता है जूल सेकेंड। तो भैया बी वाला ऑप्शन, ए नहीं भैया बी वाला ऑप्शन, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 121, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके अभी तक हमारी फैमिली के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी के अभी जुड़िए, ताकि इस तरीके के जितने सारे भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो कैसी लगती है हमारी प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि आप सभी जब अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, वीडियो को पसंद करते हो, देन वही चीजें भाई हमारे लिए मोटिवेशन है, ठीक है। आप सभी वीडियो को लाइक करते हो, पसंद करते हो, वहीं से हमें मोटिवेट मिलता है। और भैया मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज्यादा हो सके हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के लिए प्रोवाइड करूँ, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि परमाणु क्रमांक आपका जेड है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या आपको ए दे रखा है, और अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए तो सिंपल है भैया, आपको क्या करना है, द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या को घटा दो, आपको नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, ठीक है, यानी कि ए माइनस जेड। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 122 नंबर कि वाहक तरंगों में सूचना को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है तक का। और ये जो क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का सबसे आखिरी चैप्टर से लिया गया है, जिसका नाम है संचार व्यवस्था, ठीक है, संचार व्यवस्था। ओके, सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सुपरइम्पोजिंग इंफॉर्मेशन ऑन कैरियर वेव्स कॉल्ड, ठीक है, ये आपका कहलाता है मॉड्यूलेशन। क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन कहलाता है। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 123, ठीक है, 123 कि उपग्रह संचार में किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे उपयोग होती है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है।
सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भैया हम लोग कौन सा वैद्युत चुंबकीय तरंग का यूज करते हैं? प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा तरंगे या फिर सूक्ष्म तरंगे? तो इसमें भैया यूज करते हैं हम लोग माइक्रोवेव्स का यानी कि सूक्ष्म तरंगे का। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 1 टू 4 कि रेडियो और टीवी प्रसारण में सूचना संकेत के रूप में क्या आपका यूज होता है? व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल इज यूज्ड एंड इंफॉर्मेशन सिग्नल इन रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो इसमें ना तो आपका डिजिटल सिग्नल यूज होता है, ना ही आपका डिजिटल एवं एनालॉग दोनों यूज नहीं होता कभी, ठीक है। एनालॉग सिग्नल यूज होता है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 1 टू 5, ठीक है। 1 टू 5 यानी कि 125 नंबर। 125 नंबर क्वेश्चन कहता है आप सभी के सामने कि निश्चित ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत किस अधिकतम दूरी तक प्राप्त किए जा सकते हैं? मैक्सिमम रेंज ऑफ टीवी सिग्नल रिसीव फ्रॉम एन एंटीना और फिक्स्ड हाइट इज, ठीक है। तो भैया तुम प्राप्त कर सकते हो √2HR। √2HR, √2 तो भैया आपका एक कॉन्स्टेंट है। एज की बात करी जाए तो ये आपका शो करता है हाइट ऑफ एंटीना, एंटीना की कितनी हाइट है। और ये जो आपका आर है ना, ये पृथ्वी की त्रिज्या होती है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने टेलीविजन संचार में प्रयुक्त आवृत्ति परास क्या है? भैया ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, रगड़ के पूछा है बिहार बोर्ड वालों ने, ठीक है। तो प्लीज इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस क्लास का, ठीक है। वैसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू है तो भैया सारे इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है। सारे क्वेश्चन जब आपकी पीवाईक्यू है तो भैया सारे इंपॉर्टेंट है ही। कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। बट जिसे मैं स्टार स्टार लगा रहा हूँ ना, जिसमें जिसको मैं बता रहा हूँ कि भैया बहुत ज्यादा पीवीआई है, इसका मतलब कि वो बहुत बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। सारे तो पीवाईक्यू है ही, सारे तो पूछे गए ही है, लेकिन ज्यादा जो पूछा गया है उसे मैं आपको बताता रहूं कि भैया हाँ ये ज्यादा आपका पीवीआई, तो प्लीज उन पे फोकस करना ही करना, ठीक है। टेलीविजन संचार में प्रयुक्त आवृत्ति परास क्या होता है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज यूज्ड इन टेलीविजन कम्युनिकेशन? 30 से 300, देखो भैया 30 से 300 आपका होता है। देख अगर आप याद करके जाते हो कि भैया 30 से 300 होता है, 30 से 300 अगर आप वैल्यू याद करके जाते हो कि हाँ जी भैया इतना से इतना रेंज तक होता है, लेकिन फंस जाओगे भैया कहाँ पे? यूनिट में भैया फंस जाओगे। काफी सारे लोगों का ये होता था, वैल्यू याद करके चल जाते हैं, रेंज याद करके चल जाते हैं, 3 से 300, 3 से 300। लेकिन भैया यूनिट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? बोलोगे हर्ट्ज होता है। तो भैया हर्ट्ज तो हमको सब में दिख रहा, लो हर्ट्ज तो हमको सब में दिख रहा, बट याद रखना मेगा हर्ट्ज होता है। टेलीविजन संचार में प्रयुक्त आवृत्ति परास 30 से 300 मेगा हर्ट्ज होता है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 1 टू 7। 1 टू 7 क्वेश्चन कहता है कि दूर प्रसारण में शॉर्ट वेव बैंड उपयोग होता है क्योंकि यह परिवर्तित हो जाता है, गेट रिफ्लेक्टेड। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 1 टू 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलेशन सूचकांक कैसा होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स लाइक लाइज बिटवीन, ठीक है, कितना से कितना के बीच में होता है? सो हमेशा होता है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 1 टू 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाहक तरंग पर सूचना का अध्यारोपण क्या कहलाता है? ठीक है, क्या आपका प्रेक्षण कहलाता है, मॉड्यूलेशन कहलाता है, वी मॉड्यूलेशन कहलाता है, ग्रहण कहलाता है, वो आपका कहलाता है मॉड्यूलेशन। क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये जो आप मॉड्यूलेशन देख रहे हो, ठीक है, मॉड्यूलेशन ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, इसकी जो उल्टा प्रक्रिया है, इसकी जो जस्ट उल्टी प्रक्रिया है, वो आपका वी मॉड्यूलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वी मॉड्यूलेशन कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस मॉड्यूलेशन में वाहक तरंग की आवृत्ति बदल जाती है, जिस मॉड्यूलेशन में वाहक तरंग की आवृत्ति चेंज हो जाती है, बदल जाती है, वो आपका कहलाता है आवृत्ति मॉड्यूलेशन, ठीक है। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 131 नंबर 131 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मॉड्यूलेशन की उल्टी प्रक्रिया क्या कहलाती है? लो भैया अभी मैंने आपको जस्ट बताया, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड वी मॉड्यूलेशन। डी मॉड्यूलेशन उसे इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में उसे वी मॉड्यूलेशन बोला जाता है, ठीक है। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लंबी दूरी के रेडियो प्रसारण में कौन सी तरंगे यूज होती है? विच वेव्स आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या भू तरंगे यूज होती है, क्या दृष्टि तरंगे यूज होती है, क्या आयान मंडलीय तरंगे यूज होती है, या फिर उपग्रह संचार यूज होती है, ठीक है। कौन सी तरंगे यूज होती है भैया? तो याद रखिएगा आयान मंडलीय यानी कि स्काई वेव्स यूज होता है, ठीक है। कहां पे भैया? लंबी दूरी के रेडियो प्रसारण में कौन सी तरंगे? तो भैया आयान मंडलीय तरंगे स्काई वेव्स यूज होती है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए सी अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 133, यदि टीवी टावर की ऊंचाई आपको दे रखा है भैया 245 मीटर, अधिकतम दूरी क्या होगी? भी भैया मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, √2 4 बताया था मैंने। तो भैया √2 तो आपका है ही, √2 तो आपका है ही। एच की वैल्यू पुट करो, हाइट आपको दे रखा है, हाइट की एंटीना आपको दे रखा है, सॉरी एंटीना की हाइट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 245 आपको दे रखा है, ठीक है। और आर
यानी कि 6400। पृथ्वी की रेडियस कितनी होती है? 6400 होती है, ठीक है। अर्थ का रेडियस कितना होता है जी? 6400 होता है, ठीक है। अब भैया इनको आप कैलकुलेशन कर लो, अब इतना आसान है, ये तो आप कर ही सकते हो नॉर्मल, है ना। करोगे तो आपको 56 किलोमीटर के अराउंड आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करके देख लेना आप, ठीक है। इतनी छोटी सी कैलकुलेशन है, 12th लेवल पे पहुंच चुके हो आप, इतना तो आप कर सकते हो खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी प्रसारण में किस आवृत्ति का उपयोग होता है? लो, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा था वो क्वेश्चन आपसे इसी मतलब इसी वीडियो में भैया दोबारा क्वेश्चन वो आ गया, तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्यों नहीं आ सकता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, है ना। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 133 नंबर, ठीक है, ये तो अभी हमने देख लिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 135 नंबर की समाक्षीय केबल यानी कि कोएक्सियल केबल की अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा क्या होती है? 50 ओम होती है। कितनी होती है? 50 ओम। कई कई बुक में आपको दिया है भैया 270 ओम, बहुत सारे मॉडल पेपर मैंने देखा, ठीक है, 270 ओम आपको दिया है, ठीक है। पर हमेशा याद रखना कि जो आपका कोएक्सियल केबल होता है उसकी जो अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा होती है, ठीक है, वो भैया क्या होती है? 50 ओम होती है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट होगा, 10% नहीं भैया, 100%। खुश हो इसी बात पे, है ना। और मजे के साथ वीडियो देखो भाई, कोई टेंशन नहीं लेना, है ना। बोर्ड एग्जाम है 1-2 महीना बाद, मेहनत करो, पढ़ाई करो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, देन सब सही होगा, ठीक है। 136 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नियत आयाम की रेडियो तरंग किसमें उत्पन्न होती है? ठीक है। A radio wave of constant amplitude is produced by filter, दिस्तकारी, संचार तंत्र या फिर दोलित्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोलित्र यानी कि ऑस्किलेटर। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 137 कि प्रकाशीय तंतु जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है वो किस प्रिंसिपल पे आपका काम करता है, किस सिद्धांत पे आपका काम करता है, ठीक है। तो जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे आपका काम करता है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 138 नंबर, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे वो कौन सा यंत्र है? ठीक है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो आपका कौन सा यंत्र होता है? क्या ट्रांसफॉर्मर है, प्रेरण कुंडली है, डायनेमो है, मोटर है, क्या है जी? बताइए आप, बताइए, मैं आपको वेट कर रहा हूँ, बताइए क्या होता है। जो आपका डायनेमो होता है, जो आपका डायनेमो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो वो कौन सा यंत्र है? डायनेमो है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 134 सॉरी 134 नहीं 139, ठीक है, 140, ठीक है। ओके, यदि धारा आई है, मेरी बात को ध्यान से सुनना आप सभी। यदि धारा आपके सामने आई दिया हुआ है और वोल्टेज में कालांतर आपको दिया हुआ है ए, तो वॉटलेस करंट क्या होगा? देखो भैया, करंट के दो घटक होते हैं, ठीक है। करंट के, मैं जनरली करंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये हमने कल क्लास करा था प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो प्रत्यावर्ती धारा से ही क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। और जस्ट सेम यही क्वेश्चन आपके प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में हमने कल कंप्लीट किया है, कल या फिर परसों, ठीक है। तो करंट की अगर मैं बात करूं तो करंट के भैया दो घटक होते हैं। पहला घटक ये कि जो आपका कंपोनेंट है वो आपका एक्टिव हो। दूसरा कि कंपोनेंट आपका क्या हो? वॉटलेस हो, ठीक है। कंपोनेंट आपका क्या हो? वॉटलेस हो, ठीक है। या तो एक्टिव हो या तो भैया वॉटलेस हो। जब आपका कंपोनेंट एक्टिव होता है देन उसका आपका जो करंट होता है, सॉरी, जब आपका करंट एक्टिव है तो उसका करंट क्या होगा? सॉरी यार, माफ करना मुझे। जब आपका कंपोनेंट एक्टिव हो देन आपका जो करंट होता है वो क्या होता है? मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। जब आपका कंपोनेंट एक्टिव है देन इसका जो करंट होता है वो आपका होता है आई कॉस, एंड कालांतर हमें दे रखा है ए, यानी कि आई कॉस ए आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपका कंपोनेंट आपका वॉटलेस हो तो आपका जो करंट है वो आपका होता है आई साइन ए, आई साइन ए। तो आपसे पूछा जा रहा है वॉटलेस करंट ना, तो वॉटलेस करंट यानी कि भैया कंपोनेंट आपका वॉटलेस है, तो भैया क्या हो जाएगा? ए आई साइन है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 141 नंबर की यथार्थ शक्ति आपको दे रखा है भैया पीबी, यानी कि ट्रू पावर आपको दे रखा है पीबी। आभासी शक्ति आपको दे रखी है पीए, यानी कि अपेरेंट जो आपकी पावर होती है वो दे रखा है पीए। और पूछा जा रहा है कि शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर क्या होता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपका पावर फैक्टर होता है वो ट्रू पावर यानी कि पीबी, एंड जो आपका अपेरेंट पावर होता है यानी कि पीए, इनके रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि पीबी अपॉन में पीए, यानी कि ऑप्शन नंबर आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 142 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 142 नंबर क्वेश्चन। 142 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धारा एवं विभवांतर में कलांतर अगर थीटा हो, धारा एवं विभवांतर में कलांतर आपका थीटा हो तो शक्ति गुणांक आपका होता है cos थीटा। इन फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एज करंट इज थीटा, तो आपका पावर फैक्टर क्या होगा? cos थीटा होगा। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन है कि चोक कुंडली का सिद्धांत किस पे आधारित होता है? चोक कॉइल वर्क ऑन द किसके प्रिंसिपल पे आपका काम करता है? कि कोनी संवेक्षण या फिर स्वप्रेरण या फिर अन्यून प्रेरण या फिर संवेक्षण? तो ये आपका कार्य करता है सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, यानी कि स्व प्रेरण।
और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछा जाए भैया आपके बोर्ड एग्जाम में कि स्व प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है, या फिर अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक भैया बताइए, अन्योन प्रेरण, ठीक है, तो ये जितने सारे भी प्रेरण वाली चीजें है ना, सबका मात्रक एक ही होता है, जो है आपका हेनरी, ठीक है, तो इस चीज को आप सभी ध्यान में रखिएगा। ओके, तो फिलहाल के लिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 144 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या क्या होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है ना, वो आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है भैया स्टेटअप ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेटअप ट्रांसफार्मर, और एक आपका होता है भैया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या होता है? एक आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो जो आपका स्टेटिक ट्रांसफार्मर होता है, नाम से ही पता चल रहा है अप, तो ये क्या करता है? वोल्टेज को भैया इंक्रीज करता है, ठीक है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है, एंड भैया करंट को डिक्रीज करता है। अब पता है कि करंट और वोल्टेज में भैया इनवर्स रिलेशन होता है, तो करंट बढ़ेगा तो भैया वोल्टेज घटेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, सिंपल सी बात है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ये वोल्टेज को घटाता है, ये क्या करता है? वोल्टेज को घटाता है, एंड भैया करंट को बढ़ाता है। कौन? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आपके दो तरीके के होते हैं, एंड ये भैया बांटे जाते हैं वोल्टेज के आधार पे। एक आपका स्टेटअप है जो कि वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, स्टेप डाउन जो कि वोल्टेज को डिक्रीज करेगा, ठीक है। ओके, अब भैया यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेटअप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे। उसके लिए कंडीशन दी गई है कि क्या नंबर्स ऑफ टन्स क्या होंगे, n1 इक्वल टू n2, या फिर n1 कम है n2 से, या फिर n1 ज्यादा है n2 से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, स्टेटअप ट्रांसफार्मर में हमारा जो वोल्टेज है वो ज्यादा होता है, वोल्टेज हमारा इंक्रीज करता है। तो वोल्टेज इंक्रीज, जब हमें वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो जो हमारा N1 कॉइल है और जो हमारा N2 कॉइल है, ठीक है, N1 और जो हमारा N2 कॉइल है, तो भैया N2 कॉइल में जो लपेटे हैं, जो टर्न्स है, ये हमें ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू N1, ठीक है। तो भैया N1 में, सॉरी N2 में आपका ज्यादा टर्न्स होने चाहिए N1 के कंपेयर में, ठीक है, तभी आपका वोल्टेज इंक्रीज करेगा, क्योंकि स्टेटअप के लिए कंडीशन होता है वोल्टेज इंक्रीज करता है हमारा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है भैया, ठीक है, 145, कहा जाता है कि आई की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है भैया? 50, 60, 100 टी आपको दे रखा है आई का वैल्यू, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि भैया धारा की आवृत्ति क्या होगी, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट आपको फाइंड करना है। देखो, जो आपका एसी करंट होता है, ठीक है, एसी करंट का आपका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आई बराबर में आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है? आई बराबर में आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि 50 आपका हो गया आई नॉट, 50 आपका हो गया आई नॉट। अगर आप इसे कंपेयर करोगे, ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है एसी करंट का, ठीक है। अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो आई नॉट की वैल्यू तो भैया 50 हुई ना, और जो आपका आई नॉट होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये आपका मैक्सिमम करंट होता है। क्या होता है? मैक्सिमम करंट होता है, ठीक है। अब भैया साइन की जगह पे साइन है, ओमेगा की वैल्यू आपको दे रखी है 100, एंड टी की जगह पे टी है, यानी कि ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है? ओमेगा की वैल्यू आपको दे रखी है 100, ठीक है। और ओमेगा का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई एफ। ओमेगा का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई एफ, एंड ओमेगा की वैल्यू आपको दे रखा है 100, ठीक है। तो 100 बराबर अगर आप करोगे 2 पाई एफ, ठीक है, 2 पाई अगर आप इधर भेजोगे तो 100 अपॉन में 2 पाई, ठीक है। ये जो एफ आप देख रहे हो ना, यही तो आपका फ्रीक्वेंसी है, इसी को तो आपको फाइंड करना है। तो 2 से भैया आपका कट जाएगा 50 बार में, यानी कि 50 अपॉन में पाई, 50 अपॉन में पाई आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ठीक है। तो भैया कौन से ऑप्शन करेक्ट करेक्ट हो जाएगा? तो भैया बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और भैया यूनिट का ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, यूनिट आवृत्ति का एशिया यूनिट आपका होता है हर्ट्ज, और लास्ट में हर्ट्ज लगती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 146, ठीक है, 140 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वोल्टता बढ़ाने वाला यंत्र आपका क्या कहलाता है? A device which increase voltages, ठीक है, वोल्टता बढ़ाने वाला यंत्र आपका कहलाता है ऊंचाई, यानी कि स्टेटिक ट्रांसफार्मर है। मैंने आपको बताया ना कि जो आपका स्टेटअप ट्रांसफार्मर है, ये आपका वोल्टेज को इंक्रीज करता है एंड करंट को डिक्रीज करता है, ठीक है। एंड स्टेप डाउन आपका ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को तो भैया डिक्रीज करता है, और भैया करंट को इंक्रीज करता है, ठीक है। करंट को जनरली यही से डिनोट करते हैं, ओके। तो वोल्टता बढ़ाने वाला यंत्र यानी कि आपका स्टेटअप ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ओके। ट्रांसफार्मर में जो उष्मा हानि होती है, यानी कि जो आपका हीट लॉस होता है, वो आपका क्या कहलाता है? कॉपर लॉस कहलाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉपर लॉस कहलाता है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 148 नंबर कि एलसी परिपथ की आवृत्ति आपको दे रखी है एफ, और एल और सी दोनों दोगुना करने पर नई आवृत्ति क्या होगी। देखो, पहले जो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आवृत्ति का जो भी फॉर्मूला होता है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, कंडीशन यहाँ पे दे रखा है कि एल और सी दोनों को आप डबल कर दे रहे हो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन में रूट एलसी, फॉर्मूला तो यही होता है ना आवृत्ति का, 1 अपॉन में रूट एलसी। कब भैया? एलसी परिपथ में, यानी कि एलसी सर्किट में, ठीक है। एलसी सर्किट क्या होता है? एक ऐसा सर्किट जहां पे
एक ऐसा सर्किट जहां पे आपका एक इंडक्टर जुड़ा हो और जहां पे आपका एक कैपेसिटर जुड़ा हो, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी सर्किट होगा, ये इस तरीके का जो भी परिपथ होगा, वो आपका एलसी परिपथ, एलसी सर्किट कहलाता है, ठीक है। ओके, अब आपको करना क्या है कि एल और सी दोनों को भैया डबल कर दो, एल को भी डबल कर दो, सी को भी डबल कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद नया आपको जो आवृत्ति मिलेगा, ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, प्लीज आपसे भी एक बार इस क्वेश्चन को खुद से कीजिएगा, मैं यही चाहूंगा, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप प्लीज एक बार करके देखिएगा, ठीक है। नहीं तो चलो मैं करा ही देता हूँ, फिर बोलोगे भैया ये करते हो आप, ठीक है। देखो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारा होता है, एलसी परिपथ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एलसी परिपथ के लिए जो आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में एलसी, ठीक है, या फिर 1 अपॉन में 2 पाई एलसी होता है, सॉरी माफ कीजिएगा मुझे, 1 अपॉन में 2 पाई रूट एलसी होता है, ठीक है। अब कंडीशन क्या कहता है कि भैया एल और सी दोनों को आपको डबल करना है, ठीक है। तो मैं एक नया एफ डैश मान लेता हूं, जहां पे मैं दोनों को डबल करके बनाऊंगा, यानी कि नई फ्रीक्वेंसी में चाहिए तो उसका मैंने एफ डैश नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पाई तो भैया कांस्टेंट है, हमें किस में चेंजेस करना है, ए और सी में, ठीक है। तो एल और सी में जब हमें चेंजेस करना है, ठीक है, यानी कि 2L हो जाएगा आपका एंड 2C हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा 4LC, हो जाएगा 4LC, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे देखिएगा आप सभी, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे मैं करूंगा 1 अपॉन में 2 पाई, ठीक है। एंड एक काम करता हूँ, ये जो रूट 4 है ना, मैं इसे बाहर लाऊंगा तो क्या ये 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। या फिर एक काम करो, रूट 4 का जब आप वर्गमूल निकालोगे, ठीक है, 4 का, तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा ना। तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे तो आपका हो जाएगा भैया एलसी, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, अब सिंपल था, मुझे एक बात बताओ कि 1 अपॉन में 2 पाई, 1 अपॉन में 2 पाई एंड रूट एलसी किसके इक्वल है, क्या ये एफ के इक्वल है, पहले वाले एफ के इक्वल, तो भैया एफ एंड नीचे हो जाएगा आपका 2, केवल 2 ही एक्स्ट्रा है ना, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है, पहले वाली आवृत्ति के इक्वल, ठीक है। यानी कि एफ अपॉन में 2, यानी कि पहले की जो आवृत्ति थी उसके आधा हो जाएगा, कब, नई आवृत्ति, जब आप क्या करोगे, एल और सी दोनों को डबल कर दोगे, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, पहले आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपका होता था ए, और कंडीशन आपके सामने ये दिया गया है कि भैया जब तुम एल को भी डबल कर दे रहे हो, सी को भी डबल कर दे रहे हो, तो डबल करने के बाद जो नई आवृत्ति मिलेगी वो क्या होगी, तो जो नई आवृत्ति मिलेगी वो पहले वाली आवृत्ति के आधा मिलेगी, ठीक है। यानी कि एफ अपॉन में 2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर भैया यहाँ पे एल की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। एल की वैल्यू आपको कितना दे रखी है, 8 हेनरी आपको दे रखा है। सी की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी कि कैपेसिटेंस आपको दे रखा है 0.5 माइक्रोफैराड, एमएफ है, माइक्रोफैराड है, ठीक है। यानी एम नहीं है, पे भाई माइक्रो होना चाहिए था, ठीक है। तो माइक्रोफैराड है, ओके। अब सबसे पहली चीज, माइक्रोफैराड से फैराड में कन्वर्ट कर लो भाई, बिना किसी देरी के, ठीक है। माइक्रोफैराड से फैराड में आपको कन्वर्ट करना है, सिंपल सा है, 10 का पावर -6 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका फैराड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि अनुनादी आवृत्ति क्या होगा, अनुनादी आवृत्ति क्या होगा, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में रूट एलसी, ठीक है। बस आप वैल्यू को पुट कर दीजिए और कर लीजिए भैया कैलकुलेशन, ठीक है, बहुत आसान है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है, ठीक है। एल की वैल्यू आपको कितना दे रखी है, एल की वैल्यू आपको दे रखी है 8, सी की वैल्यू आपको कितना दे रखी है 0.5 गुने 10 का पावर -6, आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 अपॉन में रूट 4 गुने 10 का पावर -3 हो जाएगा, ठीक है, 10 का पावर -3 हो जाएगा, ओके। सॉरी, 10 का पावर -6 ही रहेगा ना अभी, जब मैंने रूट नहीं हटाया, ठीक है। अब जब मैं रूट हटा दूंगा तो ये जब मैं रूट हटा दूंगा तो ये यहाँ पे बन जाएगा 2 एंड यहाँ पे बन जाएगा 10 का पावर -3। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 अपॉन में इतना आएगा, जब आप इन्हें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको भैया 500 रेडियन पर सेकंड के समथिंग आपको मिलेगा, ठीक है। करके देख लीजिएगा भैया, छोटी बहुत कैलकुलेशन आप खुद से करो, तभी आपका जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, सोचने समझने की जो क्षमता है वो डेवलप होगी, ठीक है। अब इतनी छोटी मोटी चीजें भैया मैं कराऊँ, कर लेना, ठीक है। जितनी छोटी मोटी चीजें नॉर्मल से कैलकुलेशन है, बस केवल मल्टीप्लिकेशन होता है पावर वाली, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 150, और आज के इस क्लास का ये आखिरी प्रश्न है, मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे दूं, लेकिन क्या ही दो भैया, बहुत इजी क्वेश्चन है। चोक कुंडली का प्रयोग होता है, चोक कॉइल इज यूज्ड इन केवल और केवल ए शी, केवल और केवल अल्टरनेटिव करंट में इसका यूज होता है। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सो आज के इस क्लास में ये आपका पार्ट 3 वीडियो था, ठीक है। मैंने आपको बताया ना जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं 500 प्लस पीवाई को करने का, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 3 वीडियो था, जहां पे हमने 101 से लेके 150 तक क्वेश्चन को कवर करा। पार्ट 4 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 151 से, और इसी तरीके से करके हम लोग भैया कंप्लीट करने वाले हैं 500 से भी ज्यादा पीवाई, वो भी फिजिक्स के। और भरोसा करो मेरा कि अगर आप इस प्लेलिस्ट को देख लोगे ना, यानी कि 500 जितने सारे भी एमसीक्यू मैं कराने वाला हूँ, ठीक है, उसमें से 50% क्वेश्चन आपके एग्जैक्टली वही बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि भैया पीवाईक्यू आपके बंदे कितने हैं भैया, 2007 से ले लो, 8 से ले लो, 12 से ले लो, 12 से लेके 24 तक का कैलकुलेशन कर लो, कितने आपके पीवाईक्यू बनते हैं, सारे तो रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं, जो कि मैं आपको कराने वाला हूँ। भरोसा रखिए हमारे ऊपर, हमारे कंटेंट के ऊपर। मैं जिस तरीके से क्वेश्चन ला रहा हूँ ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, उसमें से भैया 50% क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम पे छपने वाले हैं, ठीक है। और एग्जाम के एंड तक मैं 500 और फिजिक्स का इसी तरीके से मैं सीरीज चलाऊंगा, ठीक है, जहां पे ये 500 क्वेश्चन छोड़ के कुछ दूसरे 500 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। यानी कि ये जो मैं क्वेश्चन कराने अभी जो मैं करा रहा हूँ फिलहाल 500 एमसीक्यू, ठीक है, पीवाईक्यू,
इसमें से कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं रहेगा, इनके अलावा और भी 500 मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। एंड ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ सब सब्जेक्ट का करा दूं, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इतनी सारी भी चीजें होती है। तो कमेंट करके बताना कि क्या मैं सब सब्जेक्ट के लिए कराऊं या फिर फिजिक्स के लिए भी रहने दो फिलहाल के लिए, ठीक है। बाय द वे मैं कोशिश करूंगा मैं कराने का ही, क्योंकि भैया भाई आप सभी वीडियो पसंद करते हो, आप हमारे वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे फैमिली को बढ़ाने में इतना हेल्प कर रहे हो, देन हमारा तो भैया फर्ज बनता है कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके मैं आपको हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड करूं, एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो जितना पॉसिबल होगा मैं आपको प्रोवाइड करूं, ठीक है। बाकी मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, मन लगा के पढ़ाई करो आप सभी, है ना। और मेहनत करो, माँ बाप के चेहरे पे वो खुशी देनी है। 1 से 1.5 महीने बाद आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम है, तो लगा दो भैया 1 से 1.5 महीने जो भी है वो लगा दीजिए, इसमें अपना जान झोंक दीजिए अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। और ताकि जो रिजल्ट है ना वो भैया श्योर कर दे आपकी कामयाबी को, समझ लो, ठीक है। तो वही है भाई, मेहनत इतना खामोशी के साथ करो इस 1 से 1.5 महीने, ठीक है, तो ताकि जो आने वाला आपका रिजल्ट है वो आपके पड़ोसी का भैया वो बन जाए, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। थैंक्स सभी को, ऐसे ही हमारी कंटेंट देखते रहिए, पसंद करते रहिए, और मैं आप सभी के हेल्पफुल कंटेंट लाते रहूंगा। जय हिंद एंड धन्यवाद बच्चों।